हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में आपने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जाना, यानी कि जो भी बेसिक्स था वो आपने नर्वस सिस्टम का पिछले वीडियो में समझ लिया था। अभी फिलहाल हम लोग नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा मूव करेंगे एंड आज बेसिकली हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से समझिएगा एंड इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आता है, तो दैट्स वाई इसको अच्छे से देखिएगा। तो बिना देर किए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो बेसिकली आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो इम्पल्स है उसका रास्ता होता है, यानी किस तरीके से इम्पल्स जो है वो आपके बेसिकली स्टिमुलस, सबसे पहले तो आपका बेसिकली स्टिमुलस है, स्टिमुलस के कारण आपका इम्पल्स जनरेट हुआ। इम्पल्स जो जनरेट हुआ बेसिकली वो रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है, यानी अपने अंदर ले रहा है एंड देन कैसे कैसे वो ट्रैक को फॉलो कर रहा है बेसिकली वो मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना देर किए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहला चीज जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे होता है स्टिमुलस का काम होता है सबसे पहले कि वो बेसिकली क्या करेगा, आपका स्टिम्युलस जो है वो सबसे पहले आपके अंदर इंपल्स को जनरेट करेगा। एंड वो जो आपका क्या है यहाँ पे रिसेप्टर रहेगा, क्या रहेगा भैया, रिसेप्टर रहेगा। एंड फिर वो क्या करेगा कि रिसेप्टर जो है वो इंपल्स को आगे भेजेगा, किस चीज को आगे भेजेगा, इंपल्स को। एंड वो जो इंपल्स आगे जा रहा है वो बेसिकली कहाँ तक जाएगा, वो इंपल्स आपका जाएगा अफेरेंट या फिर सेंसरी नर्व के पास। किसके पास जाएगा, अफेरेंट या फिर सेंसरी नर्व। अभी अफेरेंट और सेंसरी नर्व क्या है वो आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा, फिलहाल के लिए ये वाला टर्म सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। बाकी जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा कि अफेरेंट और सेंसरी नर्व बेसिकली है क्या, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में ही समझ आ जाएगा ये कि अफेरेंट और सेंसरी नर्व क्या है। तो बेसिकली यहाँ जाएगा और ये जो है वो क्या करेगा, ये इसको और आगे कैरी करेगा, ठीक है, ये और आगे कैरी करेगा। मैं इसके बाद यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैरी करने के बाद इसको क्या करेगा, ये कैरी करने के बाद इसको सेंटर के पास भेजेगा। सेंटर बेसिकली आपका ब्रेन या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंटर के पास भेजेगा ताकि वहां से आपका बेसिकली डिसीजन ले सके। एंड सेंटर से फिर वो कहाँ जाएगा, सेंटर के बाद फिर वो आपका बेसिकली आएगा, रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, यहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे उसको थोड़ा सा आप समझिए। ये आपका सेंटर है एंड यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि ये जो सेंटर पे आपका गया है, ये जो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक गरम यहाँ पे कैंडल है ये, ठीक है, और कैंडल यहाँ पे जल रहा है बेसिकली। आपने क्या किया कि इसके ऊपर ऐसे करके हाथ डाल दिया गलती से। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर हाथ डाला ना गलती से, तो वैसे ही क्या होगा बेसिकली कि आपका हाथ जो है वो यहाँ पे गर्म होने लगेगा एंड आपको अचानक से क्या होगा, आप अपना हाथ वहां से हटा लेंगे, ठीक है। तो ये जो आप अपना गर्म लगने के कारण जो हाथ हटाए हैं वहां से, उसके पीछे क्या हो रहा है वो बेसिकली ये वाला चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है। आपने तो गर्म लगा, आपने हाथ हटा लिया, बट जो आपने हाथ हटाया तो किस तरीके से क्या क्या चीज हुआ वो बेसिकली यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिमुलस को मैंने लिखा, यानी कि जो कैंडल है और कैंडल से जो ये फ्लेम निकल रहा है और वो जो हीट जनरेट कर रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही वहां पे हाथ रखे तो आपको पता चला कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, आपने हाथ हटा लिया, क्यों, क्योंकि वो स्टिमुलस का काम कर रहा था। बट वो हाथ हटाने से पहले क्या क्या चीज हुआ वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टिमुलस आप समझ गए कि अगर आपके पास कैंडल है तो कैंडल में जो आपका आग जल रहा है, फ्लेम जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो स्टिमुलस होगा, राइट। अब वहां पे रिसेप्टर कौन है, रिसेप्टर आपका ये हाथ है, ये उंगली है आपका रिसेप्टर, यानी ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर आप ये वाला उंगली ऐसे रखे थे, तो ये वाला पोर्शन आपका रिसेप्टर का काम करेगा, जो कि क्या कर रहा है बेसिकली इसको रिसेप्टर का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी ऑर्गन, ठीक है, या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का जो स्टिमुलस को रिसीव कर सके, तो ये स्टिमुलस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है बेसिकली। स्टिमुलस को किस तरीके से कर रहा है, ये रहा स्टिमुलस, ये रहा आपका हाथ। अगर ये स्टिमुलस को रिसीव नहीं करता तो इसको गर्म लगता ही नहीं, ये अपने जगह पे रहता, बट ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, ये यहाँ से हाथ हटा रहा है। बस उससे पहले क्या क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे रिसेप्टर आपका था, वो बेसिकली इंपल्स को क्या किया, रिसीव किया। इंपल्स को रिसीव करने के बाद वो इंपल्स कहाँ पहुंचा, अफेरेंट नर्व के पास, ठीक है। अब जब मैं आपको नर्व पढ़ाऊंगा तो वहां पे 3-4 तरीके का नर्व होगा, अफेरेंट नर्व, एफेरेंट नर्व, ठीक है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली अफेरेंट नर्व का मतलब मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अफेरेंट नर्व का मतलब वो नर्व जो आपका रिसेप्टर से सेंटर तक जाता है, वो नर्व, ठीक है। और उसके बाद एफेरेंट नर्व आएगा शायद इसी साइकिल में, तो वो नर्व का मतलब ये होगा कि जो सेंटर से आपका बेसिकली इफेक्टर के पास आएगा। इफेक्टर क्या होता है वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अफेरेंट नर्व के पास जाएगा। अफेरेंट नर्व जो है इस इंपल्स को लेकर यहां से हम लोग के हाथ से होते हुए पूरा लेकर जाएगा
कहाँ तक लेकर जाएगा, या तो ब्रेन, अगर वो डिसीजन जो भी स्टिमुलस है उसका डिसीजन अगर ब्रेन ले रहा है तो वो ब्रेन तक लेकर जाएगा, और अगर उसका डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेगा तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो आपका ब्रेन है, बेसिकली जो सेंटर है वो क्या करेगा, वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, एंड वो जो रिस्पॉन्स है वो आगे कैसे आपका ट्रांसफर होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो बेसिकली आपका एफेरेंट नर्व के थ्रू आएगा, एफेरेंट नर्व के थ्रू आपका बेसिकली कहाँ पे पहुंचेगा, वापिस आएगा। यानी कि अभी यहाँ से गया था सेंटर के पास, अब सेंटर के पास से वापिस चला आ रहा है। तो सेंटर के पास वापिस जब आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एफेरेंट नर्व है। एफेरेंट नर्व के बाद यहाँ पे आगे आप देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली एफेरेंट नर्व के बाद यहाँ पे आपका इफेक्टर के पास ये चला आएगा। क्या आएगा भैया, इफेक्टर के पास ये चला आएगा। एंड इफेक्टर आपका कौन सा पोर्शन है भैया, इफेक्टर भी आपका वही वाला पोर्शन है जहाँ पे आपका ये लगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से ये रहा कैंडल, पहले ऐसे हाथ रखा हुआ था, कैंडल का जो हीट आपका था बेसिकली ये स्टिमुलस का काम कर रहा था, और ये जो है ये आपका रिसेप्टर का काम कर रहा था। ठीक है, जैसे ही आपको हीट फील हुआ तो आपके अंदर एक इंपल्स जनरेट हुआ, स्टिमुलस को, रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को रिसीव किया अपने अंदर, और रिसीव करने के बाद वो एक इंपल्स जनरेट हो गया। इंपल्स क्या होता है वो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो इंपल्स जनरेट हुआ है वो बेसिकली कहाँ जाएगा, अफेरेंट नर्व। यानी कि आपके इस पूरे के पूरे आपके इसके अंदर अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत सारा नर्व होगा। ठीक है, ये आपका एक वायर का कनेक्शन की तरह बनाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में, यानी जब भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर थोड़ा सा ये वाला लेंदी है, आपको पता है, एंड हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लगे हम लोगों को ये चैप्टर को कंप्लीट करने में, बट आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपका। टेंशन लेने की कोई भी बात बाकी ही नहीं बचेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये अफेरेंट नर्व और ये या फिर ये आप कह लें सेंसरी नर्व, तो वो आपका लेकर जाएगा कहाँ तक, सेंटर तक, और सेंटर से फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। स्पीड में बता रहा हूँ। ठीक है, सेंटर से रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो रिस्पॉन्स जो है वो एफेरेंट नर्व के थ्रू, ठीक है, एफेरेंट नर्व के थ्रू क्या हो जाएगा, इफेक्टर तक पहुंचेगा, और आप यहाँ से क्या कीजिएगा, झट से हाथ हटा लीजिएगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने, आपके सेंटर ने आपको ये सिग्नल भेजा कि वहाँ से हाथ हटा लो, बिकॉज अगर हाथ वहाँ रहेगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली, ये एग्जाम में कभी कभी आता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज बेसिकली बोलते हैं पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ इंपल्स, यानी किस तरीके से क्या रास्ता होता है इंपल्स का, वो बेसिकली ये वाला चीज है। ठीक है, तो इंपल्स का रास्ता आपने अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आगे हम लोग जानते हैं कि आखिरकार और क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अब हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो बेसिकली आपका कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो माइन्यूट वाला जो चीज़ है ना, वो किस चीज़ से बना हुआ है मिलकर, वो आपका बना हुआ है न्यूरॉन। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, वो बना हुआ है बेसिकली न्यूरॉन से। उसके बाद आपका बना हुआ है न्यूरोग्लिया से। किस चीज़ से बना हुआ भैया, न्यूरॉन है। उसके बाद आपका न्यूरोग्लिया है, एंड उसके साथ एक और चीज़ आपका है बेसिकली नर्व है। ठीक है, तो बेसिकली आप दो चीज़ यहाँ पे समझिए ना, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, ये दोनों चीज़ से आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बना हुआ है। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, और इसके साथ एक और चीज़ आपका इंक्लूड होगा यहाँ पे, वो होगा नर्व। ठीक है, अब ये तो रहा एकदम माइन्यूट सा चीज़। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बड़े से चीज़ पे आए तो आपका बेसिकली न्यूरॉन में क्या है, तो न्यूरॉन में आपका बेसिकली आ जाएगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके साथ आ जाएगा नर्व। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, इन तीनों को मिलाकर बेसिकली नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, हो सके तो इसको जल्दी से अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि नर्वस सिस्टम बेसिकली बनता कैसे है भैया। तो मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या है, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है, या फिर नर्वस सिस्टम किस चीज़ को कंजिस्ट करता है, तो बेसिकली आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये तीनों मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिकली इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ है जो आपका नर्वस सिस्टम को पूरा का पूरा कंप्लीट बना रहा है। ठीक है, एंड इसमें फंक्शनैलिटी के मामले में बात करें तो सबसे मेन काम आपका न्यूरॉन है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग अफेरेंट, किस तरीके से अफेरेंट न्यूरॉन और एफेरेंट न्यूरॉन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अफेरेंट नर्व, ये भी अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, आई होप सो कि आप उसने उसका नोट्स वगैरह बना लिया होगा। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद वापस से आपसे मिलता हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूरॉन का
डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो एक न्यूरॉन का रफ सा ड्राइंग है, ठीक है। एंड ड्राइंग मैंने इसलिए बनाया बिकॉज बिना ड्राइंग बनाए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो जो भी टूटा फूटा सा ड्राइंग हो सका वो मैंने यहाँ पे बना दिया। बिकॉज आपको पता है कि ड्राइंग में मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, आपको मालूम है पहले से, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। बट जो भी हुआ मैंने उसको बना दिया ताकि मैं आपको एक एक पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये पूरा का पूरा जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बेसिकली। एंड इसमें जो मेन 2 पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो 2 पोर्शन आपका होगा, एक होगा आपका सेल बॉडी, क्या पोर्शन होगा, एक होगा सेल बॉडी एंड दूसरा जो पोर्शन होगा वो आपका होगा प्रोसेसेस, ठीक है। एक होगा सेल बॉडी एंड दूसरा होगा बेसिकली प्रोसेसेस। ये आपका इसके अंदर मेन पार्ट है, ठीक है। एंड इसको अगर आप डिवाइड करेंगे फर्दर तो आपका प्रोसेसेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा एक्सॉन और दूसरा जो आपका पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। एंड इसके बाद आप फर्दर जितना सारा डिवीजन इसमें कीजिएगा, बहुत सारा पार्ट होगा, एक्सॉन के अंदर आपका पार्ट्स बहुत सारा मिलेगा, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सेल बॉडी किसको कहा जाता है, व्हाट इज सेल बॉडी, ठीक है। तो जो सेल बॉडी आप यहाँ पे दिख रहे हैं न्यूरॉन के अंदर, बेसिकली ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है अंदर का वो सेल बॉडी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से आप अगर देखें, यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला जो इसका पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा आपका बेसिकली सेल बॉडी कहलाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, सेल बॉडी किसको कहा जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का सिंपल सा तरीका है, आपके बुक में ऑलरेडी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बट वो डेफिनेशन आपको समझ तभी आएगा जब आपको ये स्ट्रक्चर देख के ये पता चल सके कि बेसिकली आपका सेल बॉडी कहते किसको है। तो ये वाला जो आपको स्वॉलन सा पार्ट दिख रहा है यानी फूला हुआ जो पोर्शन दिख रहा है उसको कहते हैं सेल बॉडी, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड ये जान लेते हैं कि भैया सेल बॉडी के अंदर ये छोटा सा क्या दिख रहा है और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या दिख रहा है। तो सेल बॉडी के अंदर जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको कहा जाता है बेसिकली न्यूक्लियस कह सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है आपका सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस तो होगा ना भाई, सेल बॉडी है तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, तो ये आपका है न्यूक्लियस। और ये जो ऊपर छोटा सा चीज दिख रहा है ये बेसिकली आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। और भी इसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद मैं अभी आपको दूसरा चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी ये बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे आपको, वो ये है न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। क्या है, न्यूरोप्लाज्म, याद रखना ये चीज़, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भैया, न्यूरोप्लाज्म, ये आपका बेसिकली साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जैसे हमारे सेल के अंदर नॉर्मल सेल के अंदर, ये भी तो हमारे अंदर होता है बेसिकली, तो हमारे सेल नहीं बल्कि जो नॉर्मल सेल होता है उसको में जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्यों न्यूरोप्लाज्म, वो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो, कि यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला टर्म न्यूरोप्लाज्म यहाँ पे जुड़ गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये न्यूरोप्लाज्म एमसीक्यू वगैरह में कहीं पे आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, सिंपली न्यूरोप्लाज्म का मतलब होता है कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, अगर वो न्यूरॉन के केस में उस साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। अगर बात यहाँ पे कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ होता है, तो इसके अंदर आपका बेसिकली गोल्गी बॉडीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, जो आपका बेसिकली नॉर्मल सेल में होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर पार्ट्स का नाम और अभी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो बेसिकली आपको याद करना होगा एक पार्ट का नाम, क्योंकि जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ थी वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया ओवरव्यू करके, ठीक है। एंड जो आपको एक एक पार्ट को याद करना होगा वो तो आपको बेसिकली बुक में लिखा है, तो उसको यहाँ पे लिख कर तो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ जो आपको समझना चाहिए देन समझ के उसको याद करना चाहिए, वो चीज़ मैं अभी आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि व्हाट इज सेल बॉडी, तो सेल बॉडी आपको समझ आ गया कि ये वाला पोर्शन जो है वो सेल बॉडी है। तो जब कभी भी सेल बॉडी का बात आए, न्यूरॉन में सेल बॉडी किसको कहते हैं, तो याद कर लेना कि भैया ने एक रफ सा ड्राइंग बनाया था, बहुत ही भद्दा सा ड्राइंग बनाया था, उसमें जो आपका ऊपर वाला पोर्शन था वो कहला रहा था सेल बॉडी, ठीक है, ये याद रखना। अब ये सेल बॉडी का काम हो गया, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रोसेसेस में, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको। अब आप बोलिए कि भैया सब चीज़ तो आप इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, तो एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेल बॉडी का काम क्या है, ठीक है। ये सेल बॉडी का काम क्या है ये भी तो आपके दिमाग में आ सकता है ना। तो सेल बॉडी का बेसिकली काम क्या है कि ये डेंड्राइट से, किसी से डेंड्राइट से आपका बेसिकली इम्पल्स को अपने अंदर लेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है।
डेंड्राइट से इम्पल्स को अपने अंदर लेगा, ठीक है, अपने अंदर रिसीव करेगा। तो डेंड्राइट से इम्पल्स को रिसीव करेगा और रिसीव करके ये आपका एक्सॉन को ट्रांसफर करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सबसे पहले ये बताइए कि एक्सॉन क्या है और डेंड्राइट क्या है, ये दोनों चीज बताइएगा, तभी तो हमको समझ आएगा ना कि सेल बॉडी एक्सॉन को दे रहा है तो एक्सॉन है कौन, और डेंड्राइट को दे रहा है तो डेंड्राइट है कौन। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो डेंड्राइट है वो जो आपको ये वाला चीज दिख रहा है ना ऊपर में, ब्रांच्ड वाला चीज, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा ब्रांच से, ठीक है। जब भी आपको न्यूरॉन के अंदर ये ब्रांच वाला पोर्शन दिखे कि इधर से ब्रांच निकला, इधर से ब्रांच निकला, आपने ट्री देखा है ना, ट्री में ब्रांचेस होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे ब्रांचेस हो रहा है उसको आप लोग कहेंगे डेंड्राइट, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका ये वाला चीज एंड जो ये वाला चीज ये आपका क्या कहला जाएगा, डेंड्राइट कहला जाएगा, बिकॉज ये आपका ब्रांच है। इसको सिंपली नाम याद रखिएगा ब्रांच से, ठीक है, आपको ब्रांचेस की तरह दिख भी रहा है और इसको याद करने का सिंपल तरीका है ब्रांचेस। और आपका डेफिनेशन भी इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा कि जो ब्रांचेस वाला पोर्शन है बेसिकली आपका जो सेल बॉडी के ऊपर रहता है, सेल बॉडी के ऊपर, ठीक है, और जो ब्रांच वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है डेंड्राइट। ये चीज़ अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने सेल बॉडी देख लिया, डेंड्राइट देख लिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट, डेंड्राइट काम क्या करते हैं भैया, तो डेंड्राइट जो काम करता है वो बेसिकली आपका एक अफेरेंट प्रोसेसेस की तरह काम करता है। अब अफेरेंट प्रोसेसेस क्या है वो आपको तो अभी फिलहाल नहीं पता है, दैट्स वाई उसको सिंपली आप यहाँ पे ये समझिए कि डेंड्राइट जो है वो इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है। क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है। ये इम्पल्स को रिसीव करता है, उसके बाद आपका बेसिकली सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में जाएगा, और नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट पोर्शन जो कि हमारा है एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है भैया, एक्सॉन देखिए ये वाला चीज है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो प्रोसेसेस के अंदर आपने क्या देखा, डेंड्राइट ये और एक्सॉन क्या है, ये वाला पोर्शन आपका कहला जाएगा एक्सॉन। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका एक्सॉन कहला जाएगा। अब यहाँ पे जब आप जैसे एक्सॉन में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज मिलेगा देखने को, ठीक है। यानी ये सेल बॉडी तो सिंपली आपने एक्सप्लेन कर दिया और डेंड्राइट आपने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, बट एक्सॉन के अंदर बहुत सारा चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बहुत सारा चीज, बहुत सारा पार्ट्स इसमें आपको याद करना पड़ेगा। बट एक एक पार्ट का मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ कि हर एक पार्ट यहाँ पे क्या क्या चीज है। अब अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि आपका बेसिकली एक्सॉन क्या है, तो आपको बोलना है कि डेंड्राइट के अंदर जो आपको सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड पोर्शन दिख रहा है उसको कहते हैं एक्सॉन। ये आपका सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड पोर्शन है तो इसको क्या कहेंगे, बेसिकली डेंड्रॉन कहेंगे, ठीक है। इसको वापस से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ओके। तो ये हो गया एक्सॉन आपका। अब एक्सॉन के अंदर आपको बहुत सारा पोर्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सॉन के अंदर आपको बहुत सारा पोर्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला चीज, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग आपके बुक में दिया है उसको देख लेना, पूरा लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सबका एक एक करके भी स्पेलिंग लिखना पड़ेगा तो वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यूरोफाइब्रिल इसको कहा जाता है। न्यूरोफाइब्रिल आखिरकार है क्या वो आपको थोड़ा सा समझना होगा ताकि आपका इसका पोजीशन जो है वो कभी भी भूले नहीं। तो जब कभी भी न्यूरोफाइब्रिल आपके क्वेश्चन में कहीं पूछ दिया जाए या फिर आपके दिमाग में जब कभी न्यूरोफाइब्रिल आना चाहिए तो सिंपली आपको ये समझना है कि वो पोर्शन आपका न्यूरॉन का जो आपका सेल बॉडी को एक्सॉन से कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो सेल बॉडी और आपका इसको क्या चीज़ है, ये एक्सॉन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये बीच में जो आपको चीज़ दिख रहा है इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल। तो देखिए सिर्फ नाम मत याद रखना, नाम के साथ साथ उसका काम वो कहाँ पे है वो चीज़ याद रखना। और उसको याद करने का इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है। क्या सिंपल तरीका है कि ये आखिरकार करता क्या है, कौन जगह पे है। तो आपका सेल बॉडी और एक्सॉन उन दोनों जिस जगह पे वो दोनों चीज़ एक दूसरे से मिलता है उस जगह पे जो आपको फाइबर दिख रहा है वो कहलाएगा न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये रहा आपका एक चीज। इसके तरीके से आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला चीज, उसके साथ ये भी आप देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, ये क्या चीज है भाई, ये समझ नहीं आ रहा है। तो इसको कहते हैं स्क्वान सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बेसिकली आपका स्क्वान सेल कहा जाता है। अब ये स्क्वान सेल बेसिकली आपको दिख रहा है कि छोटा छोटा सेल वाला पोर्शन है, दैट्स वाई इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, स्क्वान सेल कह रहे हैं। इसका डेफिनेशन आपके बुक में सिंपली दिया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो छोटा छोटा सा गैप दिख रहा है ना, ये एक चीज है और ये दूसरा, इन दोनों के बीच में छोटा सा जो आपको गैप दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं
नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है इसको, ठीक है। अब नोड्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 1 और 2 इन दोनों के बीच में छोटा सा एक गैप है, ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखिए कि ये दोनों जो है वो बेसिकली कंटिन्यूअस नहीं जा रहा है, यहाँ पे बीच में एक जगह पे रुक रहा है, बात समझ आ रही है। तो दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे नोड बन रहा है तो इसको कहेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। उसके बाद जो इसके अंदर आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, ये बेसिकली आपका कहलाएगा एक्सॉन। और बाकी ये जो ऊपर वाला चीज आपको दिख रहा है ये सबका अलग अलग नाम है, तो ये वाला चीज आप अच्छे से समझिएगा कि एक्सॉन आखिरकार क्या चीज है। तो एक्सॉन जो आपको इसके अंदर ये सिलेंडर वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये सिलेंडर वाला पोर्शन, ये आपका बेसिकली कहलाएगा एक्सॉन, ठीक है, ओके। और ये बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, छोटा छोटा पार्ट, बहुत सारा चीज है, जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एक्सॉन टर्मिनल। क्यों, क्योंकि ये आपका टर्मिनल एंड पे है, ठीक है, टर्मिनल पोर्शन पे, यानी जिस जगह पे ये खत्म हो रहा है उस जगह पे ये आपका बना है, तो इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है इसको। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे और भी पार्ट्स का नाम जानना चाहें तो आपका ये वाला चीज हो जाएगा साइनेप्टिक नॉब। अब ये नॉब का बहुत बड़ा रोल होता है एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन से कनेक्ट करने में, ठीक है, जो कि जब हम लोग आपका साइनेप्टिक नॉब पढ़ेंगे उस वक्त आपको समझ में आएगा कि ये नॉब का पोर्शन क्या है, ठीक है। बेसिकली इसको अभी यहाँ पे सिर्फ नाम से याद रखिए, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके का आपका साइनेप्टिक नॉब होता है और क्या काम होता है यहाँ पे। बेसिकली साइनेप्टिक नॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, ये चीज़ खाली आप फिलहाल के लिए समझ के रखिए, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट काम होता है भैया, तो इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ना हम लोगों को है ही आगे चल के, ठीक है। तो यही सारा आपका यहाँ पे पोर्शन है। और ये जो आपको ऊपर वाला चीज़ दिख रहा है, ये वाला चीज़, इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है माइलिन शीथ, ठीक है। एंड इसी माइलिन शीथ के कारण ये आपका नोड्स ऑफ रैनवियर बन रहा है, क्योंकि ये माइलिन शीथ जो है वो कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से आपका यहाँ गया और बीच में थोड़ा सा जगह खाली और फिर वापस आया, ठीक है। तो अंदर वाला चीज़ हो गया है आपका एक्सॉन, और ये जो वाला चीज़ दिख रहा है ये आपका है माइलिन शीथ, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली है स्क्वान सेल, और ये जो बीच वाला पोर्शन है यानी कि माइलिन शीथ जो है वो कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में नॉड बना रहा है, तो वो नॉड को कहेंगे हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे, ठीक है। और ये आपका बेसिकली क्यों जरूरी है, ये आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इम्पल्स जो आ रहा है ऊपर से उसका फ्लो को स्पीड कर देता है, उसका फ्लो को बढ़ा देता है, उसका स्पीड यहाँ तेज कर देता है ताकि यहाँ आए और छटाक से यहाँ चला आए, ठीक है। तो उसका स्पीड बढ़ाने के लिए ये आपका बेसिकली नोड्स ऑफ रैनवियर यहाँ पे जरूरी है। बात समझ आ रही है आपको, ओके। तो यही बेसिकली आपका क्या कहते हैं इसको, न्यूरॉन है, ठीक है। तो न्यूरॉन में यही आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपने सेल बॉडी को देखा, क्या कहलाता है सेल बॉडी, किसको कहा जाता है, डेंड्राइट आपने देख लिया किसको कहते हैं, एंड एक्सॉन आपने देख लिया कि ये बीच वाला चीज़ को एक्सॉन कहते हैं, एंड उसी के अगल बगल सारा चीज़ जो घिरा उरा था उसका भी नाम आपने देख लिया है। अब आई होप सो कि जब इसको याद कीजिएगा, क्योंकि याद तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बट याद आप तभी कर पाइएगा अच्छे से, और याद आपको तभी करना चाहिए जब आपको वो चीज़ समझ आ गया हो, यानी कि आप क्या याद कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे जो आप पढ़िएगा कि एक्सॉन वगैरह, एक्सॉन जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके ब्रेन में ये इमेज जो है वो आ जाना चाहिए, राइट। तब आप समझिए कि सही वे में याद कर रहे हैं। अगर आपके ब्रेन में ये वाला इमेज नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप नोड्स ऑफ रैनवियर याद कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये वाला इमेज नहीं आया, दैट मीन्स कि आपने अच्छे से नहीं समझा है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारा चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ याद करने से पहले आपको उस चीज़ को समझना जरूरी है। एंड लाइफ साइंस में आपको याद तो करना पड़ता ही है, बट आपको समझ कर याद कर कीजिएगा जब, तो आप भूलिएगा नहीं, और प्लस याद भी आपको जल्दी होगा और आपको वो चीज़ पता भी है। अगर आपसे कोई पूछ दे, कोई सीनियर या कोई जूनियर आपसे पूछ दे, तो आप इजीली उसको बता पाएंगे कि न्यूरॉन क्या है, माइलिन शीथ क्या है, एक्सोन जो भी है वो सब क्या है, ये आपको पता रहेगा पहले से, और उसको आप इजीली आराम से उसको आप बता पाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद वीडियो को एंड करता हूँ मैं। यहाँ पे एक और चीज है एक्सोलेमा। क्या है एक्सोलेमा?
अब ये एक्सोलेमा क्या चीज़ है वो थोड़ा सा आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप बेसिकली आज के क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो एक्सोलेमा जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपका ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ना, एक्सोन जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एक्सोन क्या है भैया, एक मेम्ब्रेन से बेसिकली आपका कवर्ड है, तो वो मेम्ब्रेन जो है वो एक्सोलेमा कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बात समझ आ रहा है? तो बेसिकली आज हम लोगों ने न्यूरॉन अच्छे से पढ़ लिया है, एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में यानी नेक्स्ट की क्लास में हम लोग अफेरेंट नर्व यानी बेसिकली नर्व, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड आपको पता ही है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो आपका टाइम ले सकता है। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को आई थिंक सो मालूम होगा कि हमारा एवोल्यूशन चैप्टर भी साथ साथ चल रहा है, तो आई होप सो कि आप लोग एवोल्यूशन चैप्टर भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। एंड एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है, तो ओके, इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन वगैरह करके रेडी रखिएगा। थैंक यू।